बॉबी भाई, जख्म कैसे हैं वहाँ पे? एक औरत 25 किलोमीटर पैदल चलकर लंगर खाने के लिए आई। तो हमारा सिस्टम कितने किलोमीटर पीछे है इन लोगों से जो हमारे कर्णधार हैं। मेरे को नहीं लगता कि ये लोग वहाँ तक गए होंगे जहाँ तक बाई फुट जाना पड़ेगा। वहाँ तक ही जा रहे हैं जहाँ पर फोटो बहुत अच्छी आ सकती है। यार क्यों ब्रांडिंग? 50 किलोमीटर का रेडियस देखें तो हर जगह पर वहाँ पर मदद की ज़रूरत है, लेकिन मदद वहाँ तक सही ढंग से पहुँचे ये सबसे ज़रूरी है। सरकार तो 800 करोड़ बोल रही है, 800, 500, 800, 1000 करोड़। मान लेते हैं 1100 परिवार, उनके सिर के ऊपर छत नहीं है कि अब आप कुछ मत भेजिए उस राशन को जिनके पेट बहुत बार को निकल चुके हैं लेकिन उनकी भूख नहीं ख़त्म हो रही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक मदद अभी तक पहुंची ही नहीं है। आपको लगता नहीं कि जिस बीजेपी ने वहाँ से मुख्यमंत्री दिया, जिस पब्लिक ने सब कुछ किया, उसके लिए केंद्र जो है उसने इस राज्य को कितनी मदद करी? ये जो केंद्र सरकार है हम लोगों को एक वही कहूँ कि मिट्टी में तो मिली गई माटी का पुतला समझती है। एक सेंटर से नेता आ रहा तो वो पिछली मदद को गिनवा रहा कि हमने पिछली बारी 2000 करोड़ दिए। अभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का टाइम नहीं है कि तुझे कितने मिलते हैं या तेरे साथ कितनी कैबिनेट है। मोदी जी उसका इस्तीफ़ा ले लो और जल्दी वहाँ पर कोई एक एमपी नॉमिनेट करके भेजो अगर ऐसा प्रावधान है तो। सब लोग समझ चुके हैं वो बहन मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ, तो किसी भी दिन मुझे फ़ोन कर, मैं तुझे दरबार साहब लेकर जाता हूँ और तेरे को वहाँ पर मत्था टिकाता हूँ। कदर किसकी है? तुम्हारी सियासत की जो अमीरी है ना, जो तिजोरी है, उसको गरीब आदमी भरता, अमीर आदमी नहीं भरता। तो आप सोचिए 70 फुट शायद वो ऊंचा पुल था, तो अगर उसके ऊपर से पानी गुजर रहा तो आप सोचो उसे नेताओं की नाक के साथ छीलता हुआ गया होगा ये पानी, जो शर्म की नाक होती है। मुझे नहीं कहना पड़ेगा। क्यों नहीं कहना पड़ेगा? जब जनता का मसला तो क्यों नहीं कहेंगे आप? मेरी बिजली पानी फिर कट जाएगी। इसको हिमाचलियों ने तो मान लिया कि हमारा दर्द है, साझा दर्द है। ये बीजेपी कांग्रेस होती हुई क्यों नजर आ रही है वहाँ? मुझे लगता है कि आप मुझे अभी बिलासपुर से शिमला पहुँचने नहीं दोगे। यहाँ पर गाड़ियाँ रोज पहुँच रही हैं जिनके ऊपर बीजेपी की झंडे भी लगे हुए हैं और कांग्रेस के झंडे भी लगे। झंडे लगा के हो रही मार्केटिंग। रुका नहीं जा रहा है इस मसले के ऊपर कि बर्बादी में भी आपको वहाँ पर लोगों का दर्द ढूंढने की कोशिश नहीं हो रही, आपको अपने वोट ढूंढने की कोशिश हो रही है। अगर शर्म होगी, हिमाचलियत होगी, तो इन तमाम झंडों और डंडों को उतार देना। मैं बिलोंग करता हूं कांगड़ा से। वहां के अफसरों के बारे में ये आता है कि कोरोना काल में उनकी कोठियां बन गई, उनके वहां पर रेनोवेशन का काम हो गया। तो मेरा सरकार के साथ सवाल रहेगा कि क्या आप अपनी जो रेनोवेशन जो गैर जरूरी है, क्या आप उनको रोकेंगे? क्या आप उनका पैसा वहां पे शिफ्ट करेंगे? बेशर्म और ढीठ तो आप भी बहुत हो। इतनी बड़ी बिजली पानी कटा आपका, है ना? बिजली चोरी करते हो, बड़ा कुछ। तब कटा था जब मैं आईसीयू में था। हाँ, करोड़ों से याद आया, बोला आपने करोड़ों रुपए के फ्लैट भी ले लिए हुए 2-4। अपनी पढ़ाई मैंने 6ठी क्लास में छोड़ दी। 6ठी के बाद नहीं पढ़े आप? मैं 6ठी के बाद नहीं पढ़ा। मेरे को सलाम करो, क्योंकि मैं 10वीं के आगे नहीं पढ़ा हूँ। आगे आ जाओ। मौजूदा साहब आते थे ना आपके, आप पास आके खाना खाते थे ना, सूखी रोटी खाते थे, है ना? तो बीजेपी वालों ने वो बदला लिया होगा। यार आज सोच लेना बोलने वालों कि बॉबी से बड़ा चोर कोई नहीं, बॉबी से बड़ा ठग कोई नहीं। अब इनको लगता है कि बॉबी शिमला सदर में गदर मचाएगा, आगे वाले शिमला शहरी में। मेरे को तो अक्सर आप लोग ये कहते हैं कि तू कितनी बार गया सराज। नहीं थी हिम्मत। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आपको याद होगा 70 के दशक में एक फिल्म आई थी बॉबी, और वो इतनी सुपर डुपर हिट रही थी कि कहने की बात नहीं। राजेश खन्ना की जो पत्नी थी डिम्पल कापाड़िया, वो इसमें हीरोइन थी, पहली बार एंट्री करी थी। उनके साथ लॉन्च हुए थे ऋषि कपूर। लेकिन बॉबी नाम तब भी सदाबहार था, लेकिन वक्त के साथ कहीं ना कहीं वो गुम हो रहा था, उसकी चमक गुम हो रही थी। लेकिन ये बात जो है वो फिल्मी दुनिया की मैं कर रहा हूँ। अब मेरे साथ इस समाज का जो रियल हीरो है बॉबी, सरबजीत सिंह बॉबी, आज ये मेरे साथ हैं। बॉबी भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। फिर लाता श्राद्ध का चक्कर? हाँ, मैं सोचा आज बुधवार हैगा, श्राद्ध भी है ते सौन का महीना भी है, तो छक्का मारी दी है।
सिक्के तो आप छुड़ा कर आते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम हैं बिलासपुर में और बॉबी वापस आ रहे हैं सराज से। थुनाग में थे, जो आपदा से ग्रस्त इलाका है, वहाँ पर थे। तो मैं बात कर रहा था आपदा की। बॉबी भाई, जख्म कैसे हैं वहाँ पे? ज़ख्म तो कुदरत ने इतने गहरे दिए हैं कि जिनको भरने में बहुत समय लगेगा, और वाकई बहुत समय लगेगा। लेकिन ये कुदरत की मार्च हिमाचल में आएगी तो ये कभी कोई सोच भी नहीं सकता। एग्रीड, सारी चीज़ें हैं। हम लोग तो खुद नहीं जा पाए और ना ही हिम्मत थी ना ही औकात थी वहाँ पे जाने की। पर ज़मीन पे क्या देखा आपने? उदय भाई, मेरा तो यही काम था कि मैं गाड़ी के रास्ते जहाँ तक पहुँच सकता था, लेकिन जितना भी गाड़ी के रास्ते मैं जंजाली तक जा सका, यहाँ नेर चौक से लेकर जंजाली तक गया मैं और पूरा एरिया कवर किया। तो लोग बता रहे थे जो अभी सड़कों पर थे कि वहाँ स्थिति बहुत भव्य है, लेकिन अगर आप असली सेवा करना चाहते हैं तो नीचे गांव की तरफ उतरे, जहाँ पर पगडंडियाँ भी टूट गई हैं, बह गई हैं और लोगों को अपने घर तक पहुंचना मुश्किल हो गया, जो लोग अपने घर तक बड़े आराम से जाते थे। बॉबी भाई, लोग तो जैसे तैसे पहुंच रहे होंगे इस राज्य में, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे अफसर हैं, ये दिखे कहीं ज़मीन पे आपको? सच्चाई बताना, क्योंकि सिखों की जो कौम है ना, इसका बहुत ज़्यादा मान सम्मान है। मुझे कोई पॉलिटिकल बात मत करना। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा और पॉलिटिकल इसको मैं करना भी नहीं चाहता। थुनाग प्रशासन मुझे काफ़ी एक्टिव दिखा, वहाँ के तहसीलदार और जो अभी नए एसडीएम साहब आए हैं, 1-2 दिन पहले ही आए हैं, और पीछे जो स्पेशल एसडीएम नियुक्त हुए थे उन्होंने बेहतरीन काम किया। और वहाँ के जो तहसीलदार साहब थे तो वो उस दिन वहीं पर थे जब ये सारा वाक़या हुआ, लेकिन उनके ऊपर भी मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा दबाव है, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। और मेरा तो ये मानना है कि अगर प्रशासनिक अमले के बहुत सीनियर अफसर, डीसी लेवल के 1-2 अफसर वहीं पर बिठा दिए जाएं, थुनाग में बिठाया नहीं अभी तक, वो मुझे नहीं मालूम, ना मैंने इस तरफ कोई ध्यान दिया, क्योंकि मेरा काम इस सारे अमले को देखना नहीं है, मेरा काम है लोगों का दर्द देखना। मैं दर्द पे ही आऊँगा अभी। ये जो तमाम चीज़ें हुई, आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी वहाँ पे, तो आपने 500 फॉर्म्स जो थे वो दिए, और आपने ना एक तरह से, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे को सरकार के तर्ज पर आप काम करते हुए नज़र आए कि फार्म भर दो, बाकी हम देख लेंगे। मैंने सरकार का काम तो नहीं किया, लेकिन सरकारी तरीके से किया, क्योंकि मुझे ये अब समझ आ चुकी है। सरकारी तरीका होता है इतना इम्प्लीमेंट, इतना इफेक्टिव होता है? हाँ, वो फॉर्म तो ज़रूर भरवाते ही है ना जी, लेकिन मेरे फॉर्म की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि जैसे ही वो शिमला में मेरे पास फॉर्म भर के आएंगे, जैसे मेरा अनुरोध रहेगा आपसे कि कैमरा फेस करके आप बताइएगा। मैं सभी को बताना चाहूँगा कि जो मैंने फॉर्म दिए ना, उनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि वो फॉर्म ऐसे नहीं है कि मैंने छपवा दी और अपने पैम्पलेट का इलेक्शन का मैनिफेस्टो बनाकर उसको बांट दिए, क्योंकि मुझे तो कोई इलेक्शन लड़ना नहीं है। नहीं आऊँगा इस बात पे, अभी इस बात को छोड़ो, आगे चलते हैं। आप तो जो मेरा मकसद था कि मैंने 500 फॉर्म बनवाए थे और 200 फॉर्म को आज वहाँ देकर आया। 300 फॉर्म वहाँ पर मैंने अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त के पास रखवा दिए, ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी देंगे। हालांकि मेरा टारगेट वही है, क्योंकि आज मैंने 50 लाख रुपए के फॉर्म वहाँ पर बांटे हैं। जो मेरी सूचना है, जो मैंने सुना है आपके मुखारविंद से, कि भाई मैं लगभग 1.25 करोड़ रुपया आप लोग वहाँ पर मदद करेंगे, तो आपको ये जो टारगेट था ये इजी लगा? गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में कहा जाता है, वो हमारे 10वें गुरु हैं कि 1.25 लाख नाल एक लड़ावा तबे गुरु गोबिंद सिंह नाम कमा। तो मैं आज सुबह वैसे ही सोच रहा था कि उन्होंने मुझे 1.25 करोड़ का एक टारगेट दिया है कि मैंने वो 1.25 करोड़ रुपए इकट्ठा करना। तो मैं गुरु गोबिंद सिंह जी के नमस्तक होकर अरदास कर जब सुबह आज 5:30 बजे उठा, क्योंकि आज बहुत जल्दी मेरी नींद खुल गई थी, और मैं यही सोच रहा था कि अब करना क्या है और कैसे करना है। क्योंकि कल जब मैं सारा दिन एक गांव में जा रहा था ना, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसे कैसे लोग मिले, और ऐसे ऐसे लोग भी मिले जो पाँव पकड़कर रो रहे थे, और वो रोते हुए ये कह रहे थे कि सरदार जी
जब हम पिछले 5-7 सालों में आपके पास लंगर खाने आते थे ना, तो आप हमारी बड़ी भारी मदद करते थे। लंगर बंद करवाने वाली भी बात पे आऊँगा, चलिए। आप हमारी बहुत मदद करते थे, अभी भी कुछ आप हमारी मदद कर सकते हैं। जब मैं कल थुनाग बाज़ार में था, जब उनको पता चला कि शिमला वाले सरदार जी आए हुए हैं लंगर वाले, तो ये कुछ करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे मेरी बहुत खबर वायरल हो रही थी कि मैं 2 ट्रक भेजे हैं वहाँ पर, कंबल भेजे हैं और मैट्रेस भेजी हैं। तो वो पोस्ट सोशल मीडिया पे 3-4 दिन छाई रही और मेरे ऊपर भी बड़ा दबाव था कि मैंने काम तो अभी कुछ नहीं किया। उस सारे का खर्चा लगभग 7 से 10 लाख रुपए के बीच में था, जो मैंने उस दिन थोड़ी सी मदद भेजी थी। लेकिन अब मेरे ऊपर प्रेशर था कि अब मुझे कुछ करना है। लोगों की बड़ी सारी उम्मीद थी, बड़े सारे कमेंट आ रहे थे कि आप कुछ करो, आप इतना सब कुछ करते हैं, आप कुछ और करो। तो मैं बता दूंगा आपको आगे चलकर कि वो 50 लाख रुपए भी मैंने कैसे इकट्ठा किया है और क्यों वो मैंने आज वहाँ पर दिया। तो अभी बता दीजिए। उदय जी, मैं पिछले 11 वर्षों से लंगर चला रहा हूँ, 2014 से, लेकिन मेरा सपना लंगर चलाना कभी लंगर तो आपका चलने नहीं दिया। आप सराज वालों में की जो मदद के लिए जा रहे हैं वो मदद चल पाएगी? आप भी बड़े ढीठ किस्म के आदमी हो। हाँ, वो थोड़ा सा पागल तो हूँ मैं, और पागलपंती में बड़े बड़े काम कर जाता हूँ और वो भुगतता भी हूँ, लेकिन मेरा परमात्मा वाहिगुरु मेरे को हर बारी वहाँ से निकाल देता है। मैं बता रहा था उदय जी कि मेरा लंगर से पहले का जो सपना था, लंगर तो चलो लंगर की बात फिर करेंगे, लेकिन मेरा सपना था कि एक वृद्धाश्रम खोलने का, और वो इस करके नहीं कि वृद्धों को वहाँ रखना है। वो मेरा सपना था कि मुझे भी एक दिन वृद्ध होना है, मैं या मेरी वाइफ मरेगी, और ये प्रैक्टिकल है, इस धरती का सच है। शिमला में ही मैंने देखा है कि लगभग 200 से 300 लोग, शायद हो सकता है इससे ज़्यादा या कम, बुज़ुर्ग लोग हैं जिनके बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ने के लिए चले गए हैं, और वो हस्बैंड या वाइफ या एक ही उनमें से शिमला में रह रहा है। बच्चे बाहर से पैसा भेज देते हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं कि अपने बच्चों पेरेंट्स को ले भी जाते हैं, और कुछ पेरेंट्स बहुत ज़िद्दी हैं कि वो अपने बच्चों के पास उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते, लेकिन वो अकेले रह रहे हैं। तो मैंने भी ये सोचा कि जब कोई एक अच्छा काम करना है तो एक वृद्धाश्रम ही बनाते हैं। तो मैं बड़े टाइम से लगा हुआ था, लेकिन बीच में ये लंगर परमात्मा ने मुझे दे दिया कि पहले तू ये वाली सेवा कर ले। तो ये लंगर की सेवा करते करते दिमाग में वो था कीड़ा कि वो वृद्धाश्रम भी बनाना है। तो मैंने लंगर सेवा के साथ साथ थोड़ा सा पैसा उसके लिए भी बचाना शुरू किया। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि जो घर उजड़ गए तो वृद्धाश्रम से पहले गृहस्थ आश्रम की बात आती है, तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टारगेट है। खैर, मैं बात कर रहा था कि इंसानियत का दौर, आम आदमी इंसानियत है, आप भी इंसानियत के ब्रांड एम्बेसडर चाहे जैसे मर्जी कह लें बन चुके हैं, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या आपको कोई चीज़ ऐसी नज़र आई कि जिन लोगों के इसमें हम एक तरह से कहें कि नतमस्तक होते हैं, भगवान के आगे नतमस्तक हो ना हो, रब के आगे हो ना हो, लेकिन इन नेताओं के आगे हमें झुकने की आदत है। आज कोई नेता झुकता हुआ नज़र आया आपको वहाँ पर कि मदद दीजिए? मुझे इस बात की कहते हुए कोई भी शर्म नहीं है कि जो काम नेताओं को भी वहाँ करना चाहिए था वो नहीं कर रहे। मेरा तो ये मानना है कि कुछ 1-2 नेताओं को तो वहाँ परमानेंट बैठ जाना चाहिए था, और उनको ये देखना चाहिए था कि ये सारा सिस्टम कैसे चल रहा है। तो आज जब मैं आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक इन्होंने हेल्प सेंटर बनाया हुआ गवर्नमेंट का, जो अभी 5-7 दिन पहले ही, तो 800 गाड़ियाँ अभी तक राशन की अलग अलग स्थानों से हिमाचल से वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। धन्यवाद आप लोगों का जो वहाँ पर राशन पहुँचा रहे हैं। पर मेरी सूचना भी रास्ते में इस तरफ आ रहा था, तो ये भी आई कि जो राशनिंग हो रही है, जो मदद जा रही है, उसकी एक पूरी नोटिंग हो रही है कि किसने कितना दिया। आपकी भी हुई? अगर ऐसा है तो? नहीं, हमारी कोई नोटिंग नहीं हुई, लेकिन अभी उन्होंने बताया कि 4-5 दिन पहले से ही होनी शुरू हुई है, और जिस वजह से भी हुई है शायद उनको लगता होगा कि हम चेक करें, लेकिन आगे वो कैसे बंट रहा है उसके ऊपर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। बहुत बड़ी बात कह दी बॉबी भाई ने कि आप लोग चेक कर रहे हो। क्या चेक कर रहे हो? ज़्यादा से ज़्यादा चिट्टा तो आप लोगों से पकड़ा नहीं जाता, बाकी जो अवैध चीज़ें हैं वो आपसे पकड़ी नहीं जाती। जब मदद जा रही है तो डिले क्यों कर रहे? क्योंकि खबरों में ये भी आ रहा है कि थुनाग का एक इलाका ऐसा भी है सिराज का जहां पर आज तक मदद ही नहीं पहुंच पाई। 800 गाड़ियां खड़ी हैं वहां पे अकॉर्डिंग टू बॉबी भाई। तो 800 सलाम किसको भेजें, 800 लानतें किसको भेजें, ये आप तय करेंगे। अब आप आगे चलो। मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि जो लोग वहां राशन ले चुके हैं अब वो और इकट्ठा ना करें, और
आगे उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनके पास अभी तक वो पहुंचा नहीं। क्योंकि बाहर से कोई भी, पंजाब से, हरियाणा से, कांगड़ा से कोई भी अगर व्यक्ति आ रहा है सोशल मीडिया में, चाहे वो मेरी पोस्ट देखकर आ रहा है या किसी का भी पता चल रहा है, क्योंकि इस बारी सबसे कमाल की बात है हिमाचल में कि बहुत हज़ारों हाथ उठे हैं मदद करने के लिए, लेकिन मदद सही हाथों में पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, उस अमले को देखना है। लेकिन वो अमला वहाँ पर बहुत थोड़ा सा बैठा हुआ है जो ये सब कुछ जो थोड़े से हैं वही इतनी ज़्यादा सख्ती अगर मदद पे ही रख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है, फिर नरम जो कहते हैं ना कि नरमाई, वो नरमाई है कहाँ पे फिर? नरमाई इसमें है कि सबको एक थुनाग दिख रहा है कि थुनाग भेज दो, और थुनाग में बहुत सारी आपदा आई हुई है। लेकिन थुनाग से 50 किलोमीटर आगे और गांव की तरफ 10 किलोमीटर नीचे खड्डों में और 10 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों की तरफ, हर तरफ थुनाग के अगर 50 किलोमीटर का रेडियस देखें तो हर जगह पर वहाँ पर मदद की ज़रूरत है। लेकिन मदद वहाँ तक सही ढंग से पहुँचे, ये सबसे ज़रूरी है। हालांकि कुछ वॉलंटियर्स, SDRF, NDRF वालों ने ये प्रयास किया, राशन के बोरे चक्के, कट्टे चक्के और वहाँ तक पहुँचाई। एक हमने वहाँ पर लंगर हिम समाज द्वारा, नेर चौक की संस्था द्वारा लगाया है। तो वहाँ मुझे वो बता रहे थे मेरे वॉलंटियर्स कि एक औरत 25 किलोमीटर पैदल चलकर लंगर खाने के लिए आई। तो आप सोच सकते हैं कि 25 किलोमीटर दूर से सिर्फ वो लंगर खाने आई, तो इसका मतलब उसका घर बार सब कुछ बह गया होगा ना। और सबको एक वो बच्ची दिख रही है अंकिता, जिसके अकाउंट में लगभग 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया हुआ है, और उसको वो तब मिलेगा जब वो 18 साल की हो जाएगी। सब उस बच्ची पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन फोकस हमें 1100 परिवार, जो मेरी नॉलेज में आया है कि 1100 के लगभग प्लस या माइनस वहाँ पर ऐसे परिवार हैं जिनके घर बह गए हैं, जिनको बनाने की ज़रूरत है। आंशिक रूप से शायद टूट चुके हैं या पूरे ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन वो 1100 परिवारों को हमने देखना है। बिल्कुल सही बात कही। अंकिता जो बिटिया है उसकी मदद भी ज़रूरी है, आप लोग कर रहे हैं, बहुत साधुवाद के पात्र हैं आप लोग। लेकिन जो बकाया परिवार है उनकी भी तो कुछ ज़रूरतें होंगी। और जिस तरह से एक माता जी का जिक्र किया कि 25 किलोमीटर दूर चल के वो लंगर खाने के लिए आई और फिर शायद 25 किलोमीटर पीछे जाएंगी, तो हमारा सिस्टम कितने किलोमीटर पीछे है इन लोगों से जो हमारे कर्णधार हैं। मेरे को नहीं लगता कि ये लोग वहाँ तक गए होंगे जहाँ तक बाई फुट जाना पड़ेगा, कुछ एक नेताओं को छोड़कर। वो तो वहीं तक जा रहे हैं ना ब्रांड एम्बेसडर बन के, कि जहाँ तक गाड़ी पहुँच रही है वहाँ तक ही जा रहे हैं जहाँ पर फ़ोटो बहुत अच्छी आ सकती है। यार क्यों ब्रांडिंग? और वो एक मोहतरमा तो आकर फ़ोटो खिंचवा कर भी चलेगी, लेकिन मैं उस अपनी बहन को बताना चाहता हूँ, मैं उसको बहन इस करके कह रहा हूँ कि उस बहन को उस एरिया को संभालना चाहिए। उस बहन को मैं हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ, सब लोग समझ चुके हैं वो बहन मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ, अगर वो मुझे भी टाइम दे दे तो चाहे वो चंडीगढ़ में मुझे बुला ले या अगर थुनाग मेरे को कल दोबारा बुला ले, मैं थुनाग में जाकर उसके हाथ पांव जोड़ूंगा कि लोगों द्वारा चुनी गई तू मेरी बहन है, और मेरी बहन उन लोगों के लिए काम कर। अभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का टाइम नहीं है कि तुझे कितने मिलते हैं या तेरे साथ कितनी कैबिनेट है, लेकिन तू जो भी कर सकती है मेरी बहन वहाँ जाकर कर। उन बेचारों को बड़ी आस है, और अगर मेरी बहन तो कुछ नहीं कर सकती ना, तो मैं मोदी सर से कहूँगा मोदी जी उसका इस्तीफ़ा ले लो और जल्दी वहाँ पर कोई एक MP नॉमिनेट करके भेजो, अगर ऐसा प्रावधान है तो। ये लोग तो कुछ नहीं कहा जा सकता इन लोगों के बारे में, क्योंकि हरकतें ही लोगों वाली हैं कि जिस तरह से अपनापन हमारे साथ रहा ही नहीं है। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो इसी तरह के जो बॉबी है ना उनकी ज़रूरत होती है। तो बॉबी भाई, अगर ओवरऑल कितना सा नुकसान हुआ होगा वहाँ पे? जो सरकार तो 800 करोड़ बोल रही है, 800, 500, 800, 1000 करोड़। सरकार का अपना नुकसान गिनवा रही है ये लोगों का? 500, 1000 जो भी ये आंकड़े चल रहे हैं ये कहीं उससे ज़्यादा है। 5000 से 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 5000 से 10,000 करोड़। सड़कें टूट चुकी हैं गांव की, अभी तक कई जगह पर। आज मैं आया था तो बगशाड़ से आगे अभी बस जा ही नहीं पा रही। परली तरफ वाली बसें परे हैं, अरले वाली अरे हैं।
जंजैली के पास कोई भी अभी गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन करसोग से रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। आगे बहुत बड़ा सेब का सीज़न आने वाला है, आगे बड़ी भारी सर्दी आने वाली है। बिल्कुल। और वहाँ की सर्दी भी बहुत मशहूर है। वो लोग जिनके सर से 1100 परिवारों को ही मान लेते हैं 1100 परिवार, उनके सिर के ऊपर छत नहीं है। बहुत सारे लोग अभी अपने रिश्तेदारों के घर चले गए हैं। और कुछ वहाँ पर एक प्रथा भी है, एक घर मान लो थुनाग में बनाया हुआ, एक गांव में बनाया हुआ है, लेकिन गांव वाले को मेंटेन नहीं किया, जैसे वो कोविड टाइम में हुआ था। आई होश आप लोगों को, छोड़ो गाँव को, भागो शहरों की तरफ। तो वो सारी जो एक चीज़ें हैं देखनी चाहिए सरकार को, और जितनी सारी वहाँ NGOs काम कर रही हैं। मैं विशेष तौर से NGOs को बड़े दिनों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब आप कुछ मत भेजिए 800 गाड़ियाँ या 1000 गाड़ियाँ या 1500 गाड़ियाँ भेज दी है। बहुत लोगों के पास 6-6 महीने का राशन तक इकट्ठा हो गया हुआ है, और सच में इकट्ठा हो गया हुआ है जो सड़कों पर है। अब उस राशन को, जिनके पेट बहुत बार को निकल चुके हैं लेकिन उनकी भूख नहीं ख़त्म हो रही, वो लोग उन लोगों के हिस्से का राशन वहाँ तक पहुँचाए। क्योंकि जो एक गाड़ी लेकर आ रहा है ना, वो हो सकता है कि अपने स्तर पर वो ना लाया हो, किसी के घर से उसने 5 किलो आटा उठाया हो या किसी के घर से 10 किलो आटा उठाया हो। मुझे भी जब लोग डोनेशंस दे रहे हैं लोग, किसी ने 1 रुपया, आज मुझे शिमला की एक बच्ची वो सुबह से मैसेज कर रही है कि मुझे कंफर्म करते रहो भैया, मैं अपनी सारी सहेलियों को, किसी को 100 रुपया, किसी को 50 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया इकट्ठा करके आपको स्कैन करके भिजवा रही हूँ, मुझे कंफर्म करते रहो। तो मैंने उसको कहा बच्चे तू सारा कुछ इकट्ठा कर ले, मैं सब तेरे को कंफर्म कर दूँगा, लेकिन मेरे को नहीं पता कि अभी तेरे वाला मैसेज कौन सा है। लोगों की मदद दर मदद है, लेकिन इसी इलाके में जो यहाँ से बात निकल कर सामने आई कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक मदद अभी तक पहुँची ही नहीं है। खैर, तो जिस तरह से आपने एक बात करी कि फ़ोटो वहीं पे हो रही है जहाँ पर फ़ोटो अच्छी आए, यानी पब्लिक रोती हुई नज़र आए और नेताजी या ABCD कोई भी है वो मदद करता है। तो ऐसे ही हो रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने भी जयराम जी को मिला और उनका वो एरिया भी है, वहाँ के वो MLA हैं और नेता विपक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री है, तो उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा है। तो हर गांव में वो भी घूमने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिट्स हैं कि उन्होंने मदद भी लानी है, हर परिवार से मिलना भी है, और हज़ारों परिवार उनसे आस लगाए भी बैठे हैं। केंद्र से आस लगा कर बैठे हैं, प्रदेश की सरकार से आस लगा के बैठे हैं, अपने MLA से आस लगा के बैठे हैं। तो बॉबी भाई, यहाँ पर आप थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल आऊँगा, क्योंकि इन पॉलिटिकल लोगों को माई बाप बनने की आदत है कि हम आपके माई बाप हैं, है ना। तो आप थोड़ी सी, मैंने वही कहा शुरुआती दौर में कहा था कि सिखों वाली है, सच्ची पक्की बात बताइएगा, मेरे साथ कोई पॉलिटिक्स वाली बात नहीं होगी। आपको लगता नहीं कि जिस BJP ने वहाँ से मुख्यमंत्री दिया, जिस पब्लिक ने सब कुछ किया, उसके लिए केंद्र जो है उसने इस राज्य को कितनी मदद करी, और अगर मदद करी तो कितनी करी, अगर नहीं करी तो क्या ये जो केंद्र सरकार है हम लोगों को एक, वही कहूँ कि मिट्टी में तो मिली गई माटी का पुतला समझती है। मैं इस पॉलिटिकल मैसेज को देना तो नहीं चाहता, लेकिन मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं कि जब भी कोई एक सेंटर से नेता आ रहा है तो वो पिछली मदद को गिनवा रहा है कि हमने पिछली बारी 2000 करोड़ दिए, इतने करोड़ दिए, इतने करोड़ दिए। ठीक है, आपने दिए 2000 नहीं 5000 दिए, 5000 नहीं 10,000 करोड़ दिए। प्रदेश सरकार से उसका हिसाब मांगने का आप हक रखते हैं, लेकिन आप उसकी आड़ में अभी वाली आपदा से बच नहीं सकते। आपको वो हक हिमाचल का देना पड़ेगा, हिमाचल में आकर देखना पड़ेगा और गांव में घूमना पड़ेगा। सिर्फ एक जगह आकर आप सिर्फ ये बात कर दें कि हाँ जी बहुत बुरा हुआ है, हमें कुछ करना है, लेकिन तुरंत करने की आवश्यकता है। जिसके घर के ऊपर छत नहीं है, आप उसको 10 किलो चावल दे दोगे, राशन दे दोगे, गैस चूल्हा दे दोगे, वो रखेगा कहाँ? अपने रिश्तेदारों के घर इकट्ठा करके रखेगा, जब वो उसका मकान नहीं बना, अभी तक छत नहीं बनी है, अभी मकान बन भी नहीं सकता। मुझे भी पता है इतनी जल्दी मकान नहीं बनते। ऐसा नहीं है कि मैं अगर कोई बयानबाजी कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं है कुछ भी चीज़ का। मुझे भी पता है कि एकदम से मकान की छत नहीं बनेगी, लेकिन फौरी राहत 5000 से में होगा क्या? 5000 होते क्या हैं? बता दीजिएगा।
और बीइंग ए कॉमन मैन बताइएगा कि 5,000 होते क्या है, क्योंकि यहाँ पर स्वराज की उस हकीकत को सामने लाने का जिम्मा हाल फिलहाल बॉबी भाई के ऊपर है, क्योंकि ये वहाँ पर जाकर आए। और मेरे को तो अक्सर आप लोग ये कहते हैं कि तू कितनी बार गया स्वराज, नहीं थी हिम्मत। खैर, नेताओं के घर टूटते हैं, अफसरों के घर टूटते हैं। जिस जिला से मैं बिलोंग करता हूं, कांगड़ा से, वहां के अफसरों के बारे में ये आता है कि कोरोना काल में उनकी कोठियां बन गई, उनके वहां पर रेनोवेशन का काम हो गया, और हर अफसर के घर में होता है। तो मेरा सरकार के साथ सवाल रहेगा कि क्या आप अपनी जो रेनोवेशन जो गैर जरूरी है, क्या आप उनको रोकेंगे? क्या आप उनका पैसा वहां पे शिफ्ट करेंगे? खैर, वहाँ पर जो हालात हैं बॉबी भाई, तो उसमें तो यहाँ पर ये लगता है कि जो स्वराज के लोग हैं वो पॉलिटिकली भले ही फ्रंट फुट पे आ गए, जयराम जी को जिताकर, जयराम जी को सर्वोच्च पद पर बिठाकर। आज की डेट में क्या ये लग रहा है कि स्वराज उस फ्रंट फुट पर है, उसको उसी फ्रंट फुट पे लाने की कवायद हो रही है? वहाँ पर भी बीजेपी कांग्रेस हो रही है? देखिए, 80% लोगों का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिन 20% का नुकसान हुआ ना, वो बहुत ज़्यादा हुआ है। और ये मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज़ बता रहा हूँ। मैं कल सिर्फ ऑब्ज़र्व करने गया था, मेरा मकसद वहाँ जाके फ़ोटो में खिंचवाना नहीं था। मैं सिर्फ ऑब्ज़र्व करने गया था कि अगर मैं अपने फ़ंड वहाँ के लिए रिलीज़ करूँ, अगर फ़ंड देने की कोशिश करूँ, तो क्या वो डिज़र्व करते हैं। वहाँ भी बहुत बड़े बड़े सेबों के बगीचे हैं, बहुत बड़े बड़े होटल हैं, बहुत बड़े बड़े घर हैं। इसका मतलब वो फलता फूलती जगह है। 80% लोग अच्छे से जी रहे हैं, लेकिन 20% का क्या? और वही 20% वो लोग होते हैं जो टाइम निकाल कर वोट वाले दिन वोट डालते हैं। 80% वाले तो वोट ही नहीं डालते। कदर किसकी है? तुम्हारी सियासत की जो अमीरी है ना, जो तिजोरी है, उसको गरीब आदमी भरता, अमीर आदमी नहीं भरता। और आप लोग जब करने की बारी आई है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं उनके साथ? आज बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। कुछ ऐसा अनछुआ पहलू जो आपको नज़र आया हो वहाँ पे, जो अभी तक सामने नहीं आ पाया है? देखिए, वहाँ पिछली सरकार ने, जयराम सरकार ने बहुत विकास किया, क्योंकि वो मैंने खुद फील किया कि उन्होंने बहुत विकास किया। जिस रेस्ट हाउस में मैं रात को ठहरा हुआ था, वैसा तो शिमला में शायद कोई नॉर्मल सा होटल भी नहीं है। ये विकास है, आगे बोलो आप। वहाँ पर जो पंचायती राज का दफ्तर है वो बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहुत अच्छा है। विकास उन्होंने वहाँ पर किया है, और बहुत अच्छा एक हेलीपैड भी बनाया है। इसको विकास बोलेंगे? जो तबाही आई उसको विकास बोलेंगे? तबाही तो ऐसी आई है कि अब सिराज बहुत साल पीछे चला गया, और बहुत साल बने लगेंगे उसको बनाने के लिए। आम आदमी तबाह हुआ, मैं तो यही बोल रहा हूँ भाई। आम आदमी के लिए तो सालों लगते हैं बनने में भी और सारी चीज़ें होने में। यहाँ पर जो अफसरशाही है, जो नेताशाही है, वो क्या कर रही है? मेरा सवाल बीच में छूट जा रहा है, इसलिए मैं दोबारा इस सवाल पे आया। देखिए, ईमानदारी से जवाब। अफसरशाही के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, वो वही काम करेंगे जो उनको ऑर्डर्स मिलेंगे। ऑर्डर्स रोक के जा रहे हैं, खुला हाथ नहीं दिया जा रहा। मुझे नहीं मालूम, लेकिन अफसर उतना ही काम करते हैं जितना उनको पीछे से ऑर्डर मिला, क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए होते हैं। वो क्या करेंगे बताइए, अगर उनको पीछे से कोई रोक रहा होगा, चाहे अरे से या परे से या सेंटर से। लेकिन वहाँ काम की सख्त आवश्यकता है। अफसरों को फ्री हैंड देना पड़ेगा, ताकि वो तुरंत मौके पर फैसले करें और सब कुछ दें। जब आज मैंने फॉर्म दिए, तो मैंने थुनाग एडमिनिस्ट्रेशन को भी 25 फॉर्म दिए हैं कि आप प्रायोरिटी पे उन लोगों को ये 25,000 देना हमारी तरफ से, जिनको सख्त ज़रूरत है। मैंने 25 ही दिए। लिक्विड कैश दे रहे हैं आप उनको? लिक्विड नहीं, हम उनके अकाउंट में डालेंगे। लिक्विड कैश वो अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं ना। जरूरतों का क्या पता किसको क्या जरूरत। कट्टा चाहिए घर बनाने के लिए, किसी को चद्दरें चाहिए छत डालने के लिए, क्योंकि लकड़ी की तो वहाँ कमी नहीं, गांव में लकड़ी बहुत। हाँ, वो तो लग गया था पता, जब इनकी ये पिछली बार भी बरसात में ऊपर से लकड़ी निकल के आई थी, इस बार भी लकड़ी निकल कर आई थी। तो यहाँ पर तो लगता नहीं कि पर्यावरण का भी सत्यानाश, अगर वही देखा जाए। दूसरा पहलू तो ये भी है, लेकिन उसमें भी 2-3 फैक्टर्स हैं उदय जी। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, जिस हिसाब से जब हम जा रहे थे, तो जो लैंडस्लाइड्स हुई हैं, जब वो पेड़ गिरे हैं, उस दिन रात को क़यामत की रात कह सकते हैं। और क़यामत नहीं, वो महाक़यामत की रात थी।
जो पेड़ गिरे हुए ना उनके छिलके उतरे हुए हैं। और जिस पुल पर मैंने कल वहाँ खड़े होकर थुनाग में एक वीडियो बनाई थी, मेरे फेसबुक पे है वो, मेरे अकाउंट में, सरबजीत सिंह बॉबी के, तो वहाँ मैंने जब ऑब्ज़र्व किया तो उस पुल से ऊपर से पानी गुजर रहा था। तो आप सोचिए 70 फुट शायद वो ऊंचा पुल था, तो अगर उसके ऊपर से पानी गुजर रहा तो आप सोचो पेड़ों के तो छिलके उतरेंगे। अब पंडों में कौन कौन से नेताओं की नाक के साथ छीलता हुआ गया होगा ये पानी, जो शर्म की नाक होती है। वो शायद आप कह सकते हैं, मुझे नहीं कहना पड़ेगा। क्यों नहीं कहना पड़ेगा? जब जनता का मसला तो क्यों नहीं कहेंगे आप? मेरी बिजली पानी फिर कट जाएगी। हाँ, बधाई हो, आप तो एक्सपीरियंस्ड हो इसके लिए बॉबी भाई। इस मुद्दे पे भी अभी तुरंत आ रहा हूँ मैं। तो लास्ट में एक सवाल रहेगा मेरा अभी इसी मुद्दे के ऊपर, 2 सवाल बाद में और पूछूंगा आपसे कि ये जो माहौल है इसको हिमाचलियों ने तो मान लिया कि हमारा दर्द है, साझा दर्द है। ये बीजेपी कांग्रेस होती हुई क्यों नज़र आ रही है? वहाँ पे सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, बीजेपी वाले हमारी केंद्र में मदद नहीं करते हैं। तो हिमाचल क्या जो शराफत है हम लोगों की, नेताओं की नहीं, हम लोगों की, वो हम पर भारी पड़नी शुरू हो गई? मैंने उदय जी आपको बताया कि हिमाचल में जो ये आपदा आई है ना, ये 30 जून को आई है। हिमाचल दिल खोलकर मदद कर रहा है, लेकिन कौन सा हिमाचल? जो आम हिमाचल का नागरिक है। कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा मैं, हालांकि वहाँ पर गाड़ियाँ रोज़ पहुँच रही हैं जिनके ऊपर बीजेपी की झंडे भी लगे हुए हैं और कांग्रेस के झंडे भी लगे। झंडे लगा के हो रही हाँ, मार्केटिंग। वो आज सारे झंडों वाली गाड़ियाँ आई थी और दोनों पार्टियों की थी और बराबर गाड़ियाँ थी। अगर 800 गाड़ियाँ हैं तो उसमें से कुछ पार्टी की गाड़ियाँ अपने अपने झंडे लगाकर, और हर बाज़ार में, चाहे वो थुनाग हो, जंजैली हो, हर पार्टी ने अपना एक बैनर लगाया हुआ है और राशन की गाड़ियां वहाँ। शर्म कर लो बीजेपी और कांग्रेस वाले, मेरे से रुका नहीं जा रहा है इस मसले के ऊपर कि बर्बादी में भी आपको वहां पर लोगों का दर्द ढूंढने की कोशिश नहीं हो रही, आपको अपने वोट ढूंढने की कोशिश हो रही है। अगर शर्म होगी, हिमाचलियत होगी, तो इन तमाम झंडों और डंडों को उतार देना। आपसे बड़ा डंडा तो वैसे आज की डेट में पब्लिक के लिए कोई है नहीं, जो लगातार बरसता है। तो भाई फिर आपको लगता है कि ये ब्रांडिंग नहीं हो रही पॉलिटिकल? मुझे लगता है कि आप मुझे अभी बिलासपुर से शिमला पहुंचने नहीं दोगे। नहीं, पहुंच जाएंगे आप। हम अगले कल मैं आपको बता दूं कि आज बुधवार है और जो थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं, विशाल को बहुत ज़्यादा एक तो मच्छर काट रहे हैं और दूसरी तरफ लाइट। कल यानी आज बुधवार है, ये कल आज बुधवार ही है ना भाई, कल वीरवार को ये रिले होगा। खैर, तब तक आप पहुंच जाएंगे शिमला। तो मुझे भी फिर वो कंगना की तरह, मेरी बहन की तरह 12-15 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए होंगे। पता नहीं कौन से लोग मुझे मारने आ जाएंगे और लंगर में भी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। बंदे जो रब का बंदा है ना, उसके साथ रब का आशीर्वाद भी चलता है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। जोक से पार्ट, जोक से नहीं, रब जोक नहीं हो सकता ना, ये लोग जोक्स हो सकते हैं, ईश्वर नहीं हो सकता कभी भी। खैर, ये अब आया मैं बिजली पानी काटने पे। बड़े बुरा मत मानना, सरदारों की तो मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, सारी चीज़ें हैं। और मेरे पिताजी सिखा कर गए थे कि बेटा करैक्टर है तो इस कौम का। खैर, बेशर्म और ढीठ तो आप भी बहुत हो, इतनी बड़ी बिजली पानी कटा आपका, है ना। और मतलब जो जलालत आपको दी जा सकती थी, बिजली चोरी करते हो, बड़ा कुछ। तब कटा था जब मैं आईसीयू में था और मैं था ही नहीं, और मौके का ऐसा फ़ायदा उठाया गया कि इसकी बिजली काट दो, ये भाग जाएगा। आप बिजली चोरी करते थे? हाँ, वो मेरा फैक्ट्री है ना वहाँ पर, आईजीएमसी में मेरी फैक्ट्री है जूते बनाने की। वहाँ पर मैं उससे सारे जूते बनाता था और वो जूते बेचता था दुकानों पे। तभी तो मैंने वो करोड़ों रुपए की दुकानें खड़ी कर ली। हाँ, करोड़ों से याद आया, बोला आपने करोड़ों रुपए के फ्लैट भी ले लिए हुए हैं 2-4? हाँ, ले लिए हुए हैं, क्योंकि अगले साल मेरी दुकान की 50वीं सालगिरह है। 1977 से हम जूते का काम कर रहे हैं। जी। तो क्या मैं कुछ नहीं हूँ? अपनी पढ़ाई मैंने 6ठी क्लास में छोड़ दी। शिमला के सबसे बड़े स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल में। 6ठी के बाद नहीं पढ़े आप? मैं 6ठी के बाद नहीं पढ़ा। मेरे को सलाम करो, क्योंकि मैं 10वीं के आगे नहीं पढ़ा हूँ। आगे आ जाओ। अच्छा,
और 12 साल का था जब मैंने अपनी दुकान संभाल ली और अथाह मेहनत की, सिर पर बोरियां रखी, जूते बेचे। यार आज सोच लेना बोलने वालों कि बॉबी से बड़ा चोर कोई नहीं, बॉबी से बड़ा ठग कोई नहीं, ये आप लोग बोलते हो। और छठी से जिस बच्चे ने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा था उसने सारी चीज़ें छोड़ के आगे वाला अपना करियर शुरू किया। और बताता हूँ, IIT मुंबई में जाकर टॉक करके आया हूँ, अर्नब गोस्वामी के शो में इंग्लिश में जाके शो करके आया हूँ। एंड इफ़ यू सेंड टू आज मेरे टिनलाइक आदमी के पास फंस गए आप। और किसी भी अगर आप मुझे टॉक शो में रख दें तो मैं इंग्लिश किसी से भी कम नहीं बोल सकूँगा, लेकिन मेरे को उसका गुमान नहीं है। वाहिगुरु जी का शुक्र है और मैं आपसे बात करते हुए सिर्फ उसका शुक्र कर रहा हूँ। आपसे जब मैंने टॉक शुरू की थी तो मैंने अरदास करके की थी कि मुझे वाहिगुरु जी आप ही हिम्मत देना, आप ही मुझसे वो बुलवाना जो सच है। मेरे को भी यही भरोसा था, उम्मीद नहीं थी, भरोसा था कि आप सच बोलेंगे। तो वाहिगुरु जी अब देखेंगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो लोगों के लिए कर रहा हूँ। अगर वो लंगर चल रहा था, उसकी बिजली पानी कटी थी, तो वो मेरे लोग नहीं थे। वीरभद्र सिंह के आदमी थे आप, राजा साहब के मौजूदा राजा साहब आते थे ना आपके आप पास आके खाना खाते थे। हाँ, ना सूखी रोटी खाते थे, है ना। तो बीजेपी वालों ने वो बदला लिया होगा। अब कांग्रेस वालों ने क्या किया? अब ठीक है, शांति है, IGMC में लंगर चल रहा है। देखिए अगर उस वक्त धूमल सरकार होती और मैंने लंगर तो नहीं ऐसा होता। नहीं मैं आपको कुछ पॉइंट की बात बता रहा हूँ। अगर धूमल सरकार होती, धूमल जी मुख्यमंत्री होते, तो उस लंगर हॉल का उद्घाटन करने के लिए मैं क्या वीरभद्र को बुलाता? मौजूदा मुख्यमंत्री 2014 में माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी थे। मुझे हॉली लॉज 2014 तक नहीं पता था कहाँ पर है, मुझे पूछना पड़ा कि हॉली लॉज तो कहाँ है। घर के बंदे माने जाते हैं भाई साहब। वो 2014 के बाद जब उन्होंने हमारा काम देखा, जब उन्होंने मेरी न्यूज़पेपर देखी कि मैं 30 सालों से डेड बॉडी वैन की सेवा भी कर रहा हूँ। 1998 में मैंने पहली डेड बॉडी वैन चलानी शुरू की थी और शौकिया चलानी शुरू की थी और 5000 से ऊपर डेड बॉडीज़ की सेवा कर चुका हूँ। इस डेड बॉडी से याद आया एक किस्सा मेरा भी और भाई साहब का जुड़ा है। ये मेरे को बुला रहे थे थुनाग की, तू आ जा। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कहा नहीं आ पाऊंगा। तो भाई ने कहा कि तू अपनी चॉइस बता, मेरे पास मरीज ढोने के लिए एम्बुलेंस भी है और डेड बॉडी ढोने के लिए डेड बॉडी वैन भी है। एनी हो भाई, तो आपको लगता है, आपको क्या लगता है? अब इनको लगता है कि बॉबी शिमला सदर में गदर मचाएगा आगे वाले शिमला शहरी में? कभी भी नहीं। पॉलिटिक्स मेरा कभी भी, इट वाज नेवर माय कप ऑफ टी। मुझे नहीं जाना पॉलिटिक्स में, नहीं जाना। इन्होंने बहुत कोशिशें कर ली और वो केजरीवाल जी ने भी मुझे 1 घंटा फ़ोन पर यही समझाया था जब अभी पिछले इलेक्शन थे। उन्होंने बहुत बड़ा एक ट्वीट भी किया था कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन मैं ट्वीट का मतलब समझ गया था कि वो ट्वीट क्यों किया जा रहा है। मुझे क्यों किया जा रहा था? मुझे शिमला से शायद टिकट देने के लिए किया जा रहा था, लेकिन जो शिमला के 2-4 नेता हैं वो अभी भी इस बात के खौफ में रहते हैं, चाहे वो पिछले हों, मौजूदा हों या 2-4 और जो बनने के इच्छुक हैं। वो जो आप कह रहे हैं ना करोड़ों की बात, वो वही लोग फैलाते हैं कि इसके ऊपर ब्लेम किया जाए ताकि इसको डिफेम कर दिया जाए, और ये तो कुछ भी बात नहीं है। मेरे तो ठियोग में बगीचे भी बता दिए। पंगेबाज तो आप भी कम नहीं है। मैं बिल्कुल कम नहीं हूँ, है ना, बिल्कुल कम नहीं। यहाँ पे मतलब जो वहाँ पे सांसदों ने रोना रोया, बाकियों ने रोना रोया, किसी ने सियासत का रोना रोया, आपने तो फिर जाके 1.25 करोड़ की बात कह दी। तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना, जो हमारे पॉलिटिकल माइलेज नहीं ले रहे आप। जो ये हमारी सांसद चली गई है वो ले लेती पॉलिटिकल माइलेज। वो तो वहाँ जाकर रोना शुरू होगी कि मेरी कैबिनेट नहीं है। मैंने अभी आपको पहले ही बताया, वो ले लेती माइलेज, वो अपनी अगली सीट पक्की कर लेती। वो तो ये कह रही है कि मुझे तो 67 दिन ही काम करना है। लेकिन मैं उस बहन को ये बता दूँ, अभी भी उनकी दुआएं लेने का समय है। और तेरे को अगर अभी भी मेरी बहन समझ नहीं आ रहा तो किसी भी दिन मुझे फ़ोन कर, मैं तुझे दरबार साहब लेकर जाता हूँ और तेरे को वहाँ पर मत्था टिकाता हूँ। और जो तेरा भी एक कॉन्फ्लिक्ट सबके साथ चलता रहता है, वही बता रहा था, क्योंकि उसमें किसानों वाला जो आंदोलन था और दूसरी चीज़ें जो हुई थी, अब मैं सरदार हूँ तो मुझे पता कि कल परसों से मेरे खिलाफ भी उसके कमेंट आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं उस बहन को बता दूँ, ऐसा मत करना। मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और आपके लोग, मंडी के लोग आपकी इंतज़ार कर रहे हैं। हो सके तो वहाँ कुछ दिन मंडी शहर में भले बैठ जा, मंडी बुला ले उनको। अगर वहाँ नहीं जा सकती, उनकी समस्याओं का निवारण कर, केंद्र से लिए कोई पैकेज लेकर आ जा। नहीं तो मोदी जी को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नॉमिनेटेड MP बना दो
सच में कैमरा में देख के बोलो। मैं कैमरे में देखकर बोल रहा हूँ, मोदी जी प्लीज़ वहाँ के लिए कोई नॉमिनेटेड मेंबर बना दो। वहाँ के लिए, कहाँ के लिए? मंडी के लिए हाँ। कोई एक नॉमिनेटेड एमपी अपॉइंट कर दो, या फिर मेरी बहन कंगना को बोलो कि वहाँ जाकर थोड़ा सा काम कर ले। बहुत काम की ज़रूरत है। हज़ारों लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके सिर के ऊपर छत आएगी और उनको सुख की रोटी खाने को मिलेगी। वो आटे का कट्टा, दाल का कट्टा या कोई भी बर्तन, गैस, चूल्हा लेकर क्या करेंगे? किस घर में जाके पकाएंगे? अगर वो सड़क पर हैं तो क्या करेंगे? अगर वो किसी रिश्तेदार के घर में हैं तो क्या करेंगे? और अगर वो रेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं या घर छोड़कर भाग चुके हैं जंगलों की ओर, तो वो क्या करेंगे? उनके ऊपर सच में एक छत की ज़रूरत है। मैं एक नॉन पॉलिटिकल बंदा हूँ, लेकिन उनका दुख दर्द देखकर मुझसे रहा नहीं गया। 11 सालों से आईजीएमसी में भी लंगर लगा रहा हूँ और मैं एक नॉन पॉलिटिकल हूँ। मुझे कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ना। लोगों के लिए लड़ते रहो, इसके लिए मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और बहुत सारी चीज़ों का आपको पता लग गया होगा कि असरदार सरदार हैं ये, सरदार जी हैं ये। मैं जी लगाने भूल गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। असरदार सरदार जी हैं ये। और इन तमाम मुद्दों पे तो लास्ट में इतना सा ही कहूँगा कि मैं तो नालायक हूँ, ना आप लोगों तक पहुँच सका, ना कुछ कर सका, ना ही मेरी हिम्मत है, ना ही मेरी औकात है कि मैं कुछ कर सकूँ। लेकिन मेरे जो प्रदेश के अच्छे खासे लोग हैं और डटकर मदद कर रहे हैं आप लोग, छोटे छोटे से बच्चे आगे आ रहे हैं आप। हाँ, वो जो 1.25 करोड़ की बात की जा रही थी कि मैं 1.25 करोड़ कहाँ से दूंगा, तो मैं परसों शिमला में जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, लोगों से मदद मांगूंगा और हाथ जोड़कर ये बेनती करूँगा कि मुझे वो 1.25 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दो, ताकि मैं उनके खातों में डलवा सकूं। और वो जो मैंने फॉर्म बांटे हैं, आपके पास रिकॉर्ड भी होगा कि वो पैसा कहाँ गया, डाटा रहेगा, डाटा रहेगा। तो बात सही थी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें जो काम करता है ना, उसको बदनाम करने की कोशिशें भी होती हैं। तो जाहिर सी बात है, ये कोई नया रिवाज नहीं है, लेकिन हम लोगों को आदत है कि हम लोग सियासत के तराजू में तुलने की आदत हो चुकी है कि जो कोई आए हमें सियासत के तराजू में तोल कर चला जाए। कभी अपना वजन महसूस किया आप लोगों ने? कभी इस तरह से काम करते हुए जो असंख्य लोग वहाँ पर सराज में, थुनाग में, मेरे को इलाकों का भी पता नहीं है, तो पहुँच रहे हैं, उन लोगों में से पहचानिए कि आपके हमदर्द हैं कौन। और मंडी वालों से मेरा ये सवाल रहेगा कि आप भी चुप क्यों हैं? ये तो भला करे हो जयराम जी का भी कि वो वहाँ पर हैं और सियासत के लोग कह रहे हैं कि जयराम जी की मजबूरी है क्योंकि उनका घर है। तो घर तो हर कोई अपना है ना। जयराम का घर है तो जयराम वहाँ पर डटे हुए हैं। आप लोगों के घर में अगर कोई मुसीबत आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की मदद नहीं करेंगे क्या? तब भी हाथ पर हाथ धरे रहेंगे क्या? अब जब ऐसी चीज़ें होंगी तो सोच लीजिए कि हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे जो सो कॉल्ड हमारे नेता हैं, वो कितने ज़बरदस्त अभिनेता हैं। और ये आप तय करके बताइएगा कि ये नेता हैं या फिर आपके सुपर डुपर हिट बनाए हुए अभिनेता। ज़रूर राय दीजिएगा। धन्यवाद।